हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिलनदीप शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेनिया में। फ्रेंड्स, आज है बड़ा ही खास दिन। आज है 14 मार्च। तो 14 मार्च वैसे देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। 14 मार्च को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 143, जो कि कोई खास नंबर नहीं है अगर डेट और मंथ एंड ईयर की फॉर्म में लिखें तो। बट अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें या फिर वेस्टर्न अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो उनका सिस्टम थोड़ा अलग ही चलता है। वो लिखते हैं मंथ, डेट एंड ईयर के फॉर्मेट में। सो उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरा मंथ और जो डेट है आज वो है 14। तो 3 मार्च ये इस तरीके से लिखते हैं 314, यानी कि 3.14 अगर हम इसे कहें तो ये होता है पाई की जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो जनरली हम स्कूलों में यूज़ में लेते हैं, वो वैल्यू हमें इसके थ्रू मिलती है 14 मार्च को मंथ, डेट एंड ईयर के फॉर्म में। सो आज है पाई डे 14 मार्च, जिसको हम पाई डे भी कहते हैं। सो पाई डे के मौके पर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाना चाह रहा था। काफ़ी टाइम से मेरे मन में थी कि ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊं। हम लोग जानते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है। बचपन में हम पढ़ते आए हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी उसके जो टर्म्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो होती डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। एंड पाई इरेशनल के साथ एक ट्रांसीडेंटल नंबर भी है। सो ट्रांसीडेंट दो तरह के नंबर्स होते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स एंड एल्जेब्रिक नंबर्स। एल्जेब्रिक नंबर्स वो होते हैं जिनके लिए कोई ना ऐसे नंबर्स जो कि किसी ना किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। ऑलराइट, और जैसे √2 की बात करें हम, √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, बट ये एक एल्जेब्रिक नंबर है। क्यों? क्योंकि √2x² -2 = 0 ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस पॉलिनोमियल का जो रूट है, सॉरी, x² -2 लिख लेते हैं। सो ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो रूट है वो क्या है? x = √2, यानी √2 इस पॉलिनोमियल का एक रूट है या फिर ज़ीरो है। सो ऐसे नंबर्स जो कि हो सकता है इरेशनल हो, बट वो किसी न किसी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हो, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। और अगर ऐसे आप किसी नंबर के लिए कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा फाइंड नहीं कर सकते जो उस नंबर उस पॉलिनोमियल का रूट हो या फिर ज़ीरो हो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। तो पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है, यानी कि एक ऐसा जो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता जिसका पाई उसका एक रूट हो। ओके, सो हम बात नहीं करेंगे पाई ट्रांसेंडेंटल नंबर है या फिर उसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, हम पाई की इरेशनलिटी पे जाएंगे। सो हम पढ़ते आए हैं कि पाई इरेशनल है, बट पाई इरेशनल क्यों है या फिर इस चीज़ का क्या प्रूफ है? ओके, एनसीईआरटी क्लास 10th में हमने फर्स्ट टाइम √2 को, जो स्क्वायर √2 है, उसको हमने इरेशनल प्रूव किया था। वो प्रूफ काफ़ी इजी था। सो बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, हमने इजीली उसको प्रूव कर दिया था बाई। और उसमें पहली बार हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ में लिया था कि कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे किसी प्रूफ को प्रूव करते हैं हम। इसमें भी जो पाई है उसकी रैशनैलिटी के लिए भी कई सारे प्रूफ्स हैं, जैसे कि लैम्बार्ट प्रूफ है, हिल्बर्ट प्रूफ है एंड नीवेंस प्रूफ है, एंड बहुत सारे कॉनराइट प्रूफ है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रूफ्स हैं। हम बात करेंगे नीवेंस प्रूफ की। नीवेंस प्रूफ क्या है कि ऐसा प्रूफ है जो ईजी भी है, ईजी तो नहीं है खैर, पाई को रैशनल प्रूव करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये हम जनरली हम कहीं भी किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं देखते पाई की रैशनलिटी का प्रूफ, क्योंकि वो प्रूफ अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। निवेंस प्रूफ सबसे पहले तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ में लेता है। सो हम कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को ही कि क्या डिफरेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस प्रूफ में पसंद है कि इसके अंदर किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को माना गया। और जब आप इस प्रूफ को आगे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डेप्थ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जिस भी जो निवेन है जिन्होंने इसको प्रूव किया है, हालांकि निवेन ने भी खुद ने प्रूफ नहीं किया, उन्होंने जो एक्चुअल प्रूफ है उसको ही, जो मैथ्स क्या होता है कि एक प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेशन उसमें लगातार चलता रहता है, इंप्रूवमेंट लगातार चलता रहता है। तो पिछले जो भी काम होते हैं उस पर जो भी इंप्रूवमेंट होता है वही मैथमेटिक्स में होता है। तो निवेंस ने भी पिछला जो एस्टेब्लिश प्रूफ थे उनको ईजी बनाकर जो आज का हम जो प्रूफ है वो करने वाले हैं। सो मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो प्रूफ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में कि पाई किस तरीके से रैशनल प्रूफ किया गया है, सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये थोड़ा सा क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ी हाई अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो आप इसको एंड तक बने रहिए और ट्राई कीजिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको नोट कीजिए, 2-3 बार नोट करके भी आप कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं आने वाले उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि किस तरीके से इसकी प्रूफ को बिल्ड किया गया। एक पाई जो हम जानते हैं इरेशनल नंबर है, बट भाई क्या प्रूफ है इसका? ओके, पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है, जो टर्म है, वो इरेशनलिटी को नहीं साबित कर सकता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को इन्फाइनाइटली काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि आप हो सकता है कि 5 लाख 10 लाख या 10 मिलियन 20 मिलियन ट्रिलियन तक पहुंच जाए, डिजिट्स काउंट करने के बाद भी आपको पैटर्न ना मिले, रिपीटेशन ना मिले। तो हो सकता है आपको मन में लगने लगे कि ये तो है ना, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, चलो ये इरेशनल नंबर है। बट ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद किसी पर्टिकुलर डिजिट पे जाके वापस नंबर रिपीट होने लगे। पॉसिबिलिटी है ये चीज़, पॉसिबल है ये चीज़। सो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग इज नॉट द क्राइटेरिया टू से दैट अ नंबर इज अ
इज एन इरेशनल नंबर। सो आपके लिए आपको पर्टिकुलर उस नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा। इसी तरीके से हमने रूट 2 को तो इरेशनल प्रूव किया था 10th में। सो हम पाई को भी इरेशनल प्रूव करेंगे आज। सो आज का हमारा जो लेक्चर है, या फिर इसको लेक्चर से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आज जो हम करने वाले वो है टू प्रूव पाई एन इरेशनल नंबर। और इसमें भी हम करने वाले हैं निवेंस प्रूफ। निवेंस एक मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये प्रूफ दिया है हम ये प्रूफ करने वाले हैं। ओके, निवेंस प्रूफ क्या यूज़ में लेता है? कंट्राडिक्शन का कंसेप्ट यूज़ में लेता है। तो हम वही कंट्राडिक्शन मानेंगे कि कंट्राडिक्शन किस चीज़ का? पाई हम क्या ले रहे हैं? इरेशनल प्रूफ करना, तो हम लेते हैं लेट पाई बी रेशनल, क्योंकि कंट्राडिक्शन लाना है। सो पाई को हम मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। पाई एक रैशनल नंबर है। सो ऑब्वियसली दो ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, ए एंड बी, वैसे पी एंड क्यू भी ले सकते हैं, ए एंड बी मैं ले लेता हूँ, जिनके ना रेशियो से हमें पाई मिल जाएगी। यानी देयर एग्जिस्ट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रूफ बताऊँगा कि पॉजिटिव ले रहा हूँ। और एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी सच दैट पाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, क्यों? पाई क्या है? 3.1415 डॉट 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 समथिंग। ठीक है, तो पाई 1 से ग्रेटर है ऑब्वियसली, एंड पाई एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। सो पाई अगर पॉजिटिव नंबर है और 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ए अपॉन बी, इस नंबर को, इस टर्म को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना होगा? या तो ए और बी जो दोनों इंटीजर्स है, या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हों या फिर निगेटिव इंटीजर्स हों, तभी जो पाई ए अपॉन बी है ये वाली टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। सो अगर ये दोनों नेगेटिव भी होते हैं, जैसे मान लो ए कोई नेगेटिव नंबर है, तो ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस का ए और बी को लिख सकता हूँ माइनस का बी। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अगेन हमें ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ए और बी को दोनों को या तो नेगेटिव लेना होगा या फिर पॉजिटिव लेना होगा। सो मैंने पॉजिटिव ले लिया। ऑलराइट, एंड सेकंड केस, ए इज ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी होगा, अगर ए इज लेस देन बी होता, सो ए अपॉन बी क्या होता है? लेस देन 1। ओके, अब ए अपॉन बी लेस देन 1 होता तो पाई की वैल्यू तो 3.1415 है एंड 1 से ग्रेटर है। सो ए अपॉन जो बी है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ए होगा बी से ग्रेटर। सो ये दो कंडीशन भी मैं लेके चल रहा हूँ। सो ये रेशनल नंबर है वेयर ए एंड बी आर टू, देयर एग्जिस्ट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी सच दैट पाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, पाई हमारा क्या है? ए अपॉन बी। इसको एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। अब एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिएगा वो पॉलिनोमियल क्या है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन ए माइनस बी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गई है? ए माइनस बी एक्स की पावर एन, इसकी मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाएगी? एक्स की पावर एन तक जाएगी। और एक्स की पावर एन यहाँ पे भी है, तो एक्स की पावर एन प्लस, यानी ये एक्स की पावर एन, और ये जो टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी भी होगी बी की पावर एन एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगी? एक्स की पावर 2n, बी एन एक्स की पावर 2n। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है इस पॉलिनोमियल की वो क्या होगी? एक्स की पावर 2n, यानी कि मैक्सिमम पावर होगी 2n। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितने डिग्री का है? 2n डिग्री का पॉलिनोमियल है। लोएस्ट पावर क्या होगी? ये इसकी इस टर्म की लोएस्ट पावर क्या है? कांस्टेंट, यानी कि 0। सो एक्स की पावर एन जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा? एक्स की पावर एन। सो इस एफ एक्स पॉलिनोमियल की लोएस्ट पावर तो है एक्स की पावर एन, और जो हाईएस्ट पावर है वो है एक्स की पावर 2n। सो ये एक पॉलिनोमियल है। यही पॉलिनोमियल क्यों कंसीडर किया ये भी हम आगे देखेंगे। सो लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की पावर 2n। ओके, एफ एक्स के साथ साथ में एक और फंक्शन कैपिटल एफ एक्स डिफाइन कर रहा हूँ। कैपिटल एफ एक्स कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन। एफ एक्स के रिस्पेक्ट में जो एफ का डिफरेंशिएशन है वो डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस प्लस एफ की पावर नहीं है ये एफ 4x, यानी कि एफ को हम 4 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट पावर, ये पावर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स, प्लस माइनस एफ की पावर 6, सॉरी मैं बार बार पावर बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा, एक्स 6x प्लस डॉट 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 प्लस एफ को हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसकी डिग्री क्या है? 2n डिग्री, यानी एक्स की पावर 2n। सो आप एक फंक्शन को जो एक्स की मैक्सिमम पावर, यानी किसी पॉलिनोमियल को जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने टाइम्स तक आप क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो विदाउट गेटिंग अ जीरो। मतलब आप जो उसको
जैसे मान लीजिए कोई एक्स की पावर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को आप 5 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। या पाँचवीं फिफ्थ डिफरेंशिएशन में आपको मिल जाएगा एक कांस्टेंट टर्म, एंड जैसे 6 डिफरेंशिएशन करेंगे वो टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। सो मैं यहाँ पे क्या इवन नंबर में डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ पे 0 डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, एंड फाइनली जो हमारा लास्ट डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -1⁻⁴f2n(x). और यहाँ देखिए साइन भी क्या है, अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो भी n होगा, अगर n ऑड होगा तो माइनस का साइन होगा, n अगर इवन होगा तो प्लस का साइन होगा। ओके, ये मैंने क्या किया है, fx, कैपिटल fx एक फंक्शन को डिफाइन किया है। अब देखिएगा जादू या फिर कमाल, देखिएगा क्या कमाल। हम क्लेम एक कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, क्लेम 1, f0 प्लस एफ पाई इज एन इंटीजर। पहला क्लेम देखिए आप कि f0 यानी यहाँ पे x की जगह जब 0 रखेंगे सो और x की और f की जगह जब पाई रखेंगे, यानी कि x की जगह पाई रखेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे ये जो टर्म है ये हमें क्या देगा, एक इक्वेशन है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा। कैसे देगा देखिएगा, इस क्लेम का हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ हमने fx क्या माना, इसको f0 को अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये इंटीजर है, तो एफ पाई को इजीली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एफ इंटीजर है। वो एफ पाई को कैसे प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो एफ एक्स लिया है, या फिर जो एफ एक्स को हमने माना है वो एफ एक्स इसी वजह से, इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर एफ एक्स लिया है कि एफ जीरो और एफ पाई है, यानी जो जीरो पे पाई पे ये एक स्पेशल केस हमें देता है, स्पेशल चीज़ देता है। वो क्या देगा वो हम अभी आगे देखेंगे। सो एफ जीरो को जो इंटीजर प्रूव करना है, और अगर एफ जीरो को इंटीजर प्रूव कर दिया तो एफ फाइव को इंटीजर हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। और दो इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इंटीजर होता है, हम जानते ही हैं। सो f0 को और f0 को हमें इंटीजर प्रूव करना है, हमारा अभी मेन गोल यही है। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल काम है, मतलब कि मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट क्या है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पेशेंस रखिए और इसको एंड तक देखिए क्या क्या है। धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको ईजिली समझाऊँ कि f0 है ये इंटीजर कैसे होगा। f(x) हमने क्या माना था, x की पावर n a माइनस बी एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या है, ये बाइनोमियल दिख रहा है आपको, a प्लस बी की पावर n जैसा कुछ। ओके, एंड बाइनोमियल का हम जब एक्सपेंड करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, r इक्वल्स टू 0 से n सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर, ये एक्सपेंशन होता है इसका। यानी कि a प्लस बी की पावर n को हम इस तरीके से समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा के। बाय बाइनोमियल थ्योरम एफ एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको मैं लिख रहा हूँ समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n सी आर ए की पावर n माइनस आर -1 की पावर r b की पावर r x की पावर r। जो माइनस बी एक्स की पावर r होता तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो -1 की पावर r, b को बाहर ले लिया b की पावर r, और x को बाहर ले लिया x की पावर r। सो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। सो एफ एक्स को मैंने इस तरीके से लिख लिया। इसको अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ देन क्या होगा, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सो एफ एक्स हो जाएगा हमारा समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n, ओके, n सी आर ए की पहले माइनस वाले लिख लेता हूँ, -1 की पावर r n सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r अपॉन n फैक्टोरियल। ये जो n फैक्टोरियल है वो यहाँ पे आके डिवाइड में चला गया, और x की पावर n है, ये इस x की पावर r से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, x की पावर n प्लस r। ओके, सो एफ एक्स को जो हमने एफ एक्स माना था उसको समीशन फॉर्म में मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, -1 की पावर r एक इंटीजर है, यानी r कुछ भी लीजिए आप, 0 1 2 3 या कोई भी, मतलब 0 से लेकर n तक की कोई भी वैल्यू रखिए, ये तो इंटीजर है। एन सी आर ये भी इंटीजर होता है हमेशा, आप जानते ही हैं, कॉम्बिनेशंस में जो भी हमें मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। ए और बी हमने इंटीजर माना ही था, ओके, तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इंटीजर्स होगी। पावर्स क्या हैं, एन और आर भी अपने आप में इंटीजर है। ओके, सो ये सारी की सारी टर्म इंटीजर है, और सब इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, डिवीजन नहीं होगा। इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, सो बट इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीजर ही होगा। सो ये वाली जो टर्म है
-1 की पावर आर एन सी आर लेट, मैं इसको लेट कर रहा हूँ, -1 की पावर है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर बी आर इक्वल्स टू कोई कैपिटल ए आर मान लेता हूँ, जहाँ पे इज एन इंटीजर, ठीक है। कैपिटल ए आर एक इंटीजर है। आर सब जो सब स्क्रिप्ट है, क्योंकि जो हमारे आर की वैल्यू है समीशन चल रहा है, सो ये जो आर की वैल्यू वेरी कर रही है, सो ये जो ए आर की वैल्यू होगी हर आर के लिए अलग अलग होगी, ओके, बट होगी इंटीजर, है ना, होगी तो इंटीजर। तो इस वजह से मैंने ये सब स्क्रिप्ट आर लगाया है, ताकि A1 A0 A1 A2 A3 से लेके AN, ये हमें एन जो n+1 जो अलग अलग इंटीजर्स हैं वो हमें मिलेंगे। सो ए आर इज़ एन इंटीजर। सो मैं एफ एक्स को कैसे लिख सकता हूँ? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन ए आर अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स की पावर n+r, ओके। कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। क्योंकि कॉम्पैक्ट क्यों करना है? क्योंकि अभी तो टर्म्स और फैलेंगे। अगर मैंने इसको कॉम्पैक्ट, अगर इसको कॉम्पैक्ट नहीं करता तो अभी तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसको लिखने के लिए बड़ा वाला बोर्ड चाहिए होगा। तो कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने इसको ए आर लिख लिया, क्योंकि हमें इसके इंटीजर होने से मतलब है, इस टर्म से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ओके। एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई एफ डैश एक्स, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन ए आर अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स की पावर n+r हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n+r-1, ये होगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, ओके। ठीक इसी तरीके से डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन ए आर अपॉन एन फैक्टोरियल n+r-1 एक्स की पावर n+r-2, ओके। सो एक जनरल, अगर इसको मैं n टाइम्स या फिर k टाइम्स कह देता हूँ, कि मैं अगर इसको k टाइम्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ f को, तो क्या होगा? समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n ए की पावर ए आर अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है, n+r-1, ठीक है। जब ये 2 था तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाली टर्म थी वो 1 थी, जब ये 3 होगा तो लास्ट वाली टर्म 2 होगी। इसी तरीके से जब ये k होगा तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी? n+r-k-1, एक टर्म। सो n+r-k-1 को क्या लिख सकते हो? जब माइनस अंदर लेके जाऊँगा, n+r-k+1, माइनस माइनस प्लस, और x की पावर क्या हो जाएगी? n+r-k, ओके। यहाँ पे बीच में डॉट डॉट भी है, ओके, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ऐसे अपने को कितनी टर्म्स मिलेंगी? k टर्म्स मिलेंगी, ओके। k प्लस, हाँ जी, चल रहा है 0 1 2 से लेके k+1, यानी कि -k+1 तक, यानी कि k टर्म्स हमें मल्टीप्लाई में मिलेंगी। और ये टर्म्स कैसी हैं? कंजिक्यूटिव हैं, n+r, n+r-1, n+r-2, और फाइनल टर्म क्या है? n+r-k+1, विच इज़ इक्वल टू k कंजिक्यूटिव टर्म्स, के कंजिक्यूटिव टर्म्स, ओके। ये जो टर्म्स हैं ये के कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, यानी कि के कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब 5 कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक। इसी तरीके से 7 8 9 10 11, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजिक्यूटिव टर्म है। सो 5 कंजिक्यूटिव टर्म्स जो होंगी वो हमेशा 5 फैक्टोरियल जो है नंबर, उससे डिविजिबल होगा, ओके। 5 किसी कोई नंबर अगर 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 कंजिक्यूटिव टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई 5 नंबर जो कंजिक्यूटिव हैं, इंटीजर्स हैं, सो उन इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो k कंजिक्यूटिव टर्म्स है वो आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा? k फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। इम्प्लाइज दिस टर्म n+r डॉट 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 मल्टीप्लाई हो रहा है, n+r-k+1 इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल। ये कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, या फिर जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हम आगे प्रूफ को प्रोसीड नहीं कर सकते। सो इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है कि मैं इस पूरी टर्म को, यानी कि इस पूरी टर्म को के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कोई इंटीजर, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज, या फिर इसी को ही मैं लिख देता हूँ, इक्वल्स टू पी के फैक्टोरियल, वेयर p k इज एन
इंटीजर। ओके, सो मैं इस चीज़ को पी के इंटू के फैक्टोरियल इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, मुझे भी 2-3 बार जब मैं पढ़ा था तब जाके मुझे समझ अंडरस्टैंडिंग, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई। जो मैं जहाँ से मैंने प्रूफ पढ़ा था वहाँ तो ये कुछ दे ही नहीं रखा था, वो तो खुद का दिमाग लगाया, खुद जाके समझा कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तब जाके समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है। सो आपको आपके ईजीनेस के लिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी आप कहीं पे भी दूसरी जगह प्रूफ देखेंगे वहाँ पे ये सब चीज़ आपको प्रॉबेबली नहीं मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट में सब कुछ कॉम्पैक्ट करके रखते हैं जो भी आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स को कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स को मिस कर देते हैं। मेरी कोशिश है कि जो मैंने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ को समझा है वही उसी तरीके से ये प्रूफ मैं आपको बता पाऊँ। ओके, सो इसका मीनिंग ये है कि इस टर्म को, इस n+r+r-1 को मैं पी के प्लस के फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। पी के का मतलब क्या है, वही अगेन, क्योंकि जो अब इस केस के अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है के, क्योंकि हम एक जनरल के लिए निकाल रहे हैं इस चीज़ को। ओके, तो इस केस के अंदर में हमारा जो वेरिएबल हो जाएगा वो के हो जाएगा। सो पी के यानी P1 P2 P3 इसके लिए जो पी के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इंटीजर होगा वो अलग अलग होगा। इस वजह से मैंने सबस्क्रिप्ट के लगाया है, हालांकि सबस्क्रिप्ट से मतलब नहीं है, हमें इस पी के से मतलब है। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं यहाँ इस टर्म को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। सो आई थिंक ये फिनिश हो चुका है, आई एम सॉरी, कट। टेक। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं इस टर्म को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी कि एफ के एक्स, ये क्या हो सकता है, समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n ए आर अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा पी के फैक्टोरियल और x की पावर n+r माइनस के। ओके, ए आर भी एक इंटीजर है, पी के भी इंटीजर है, के फैक्टोरियल को मैं नहीं छेड़ रहा, n फैक्टोरियल को नहीं छेड़ रहा, मैं इसको यानी कि ए आर एंड पी के को बी के यानी कोई इंटीजर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जहाँ पे बी के कोई इस क्योंकि इंटीजर का प्रोडक्ट वही इंटीजर होता है। सो ए आर इंटीजर है, पी के इंटीजर है, तो ए आर इंटू पी के या इक्वल्स टू बी के भी कोई इंटीजर है। के सबस्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन या जो डिफरेंट इंटीजर्स हैं वो, क्योंकि आर भी यहाँ आर भी डिफरेंट है और के भी डिफरेंट है, तो मैं इस केस में के को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें इंडिविजुअल देखना है। अभी जो अब आगे हम जो चीज़ करने वाले हैं, जो चीज़ समझेंगे उसमें के इंपॉर्टेंट है, आर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, सो मैं जो ये है एफ के एक्स है, इसको बार बार एक ही चीज़ को लिखने के बजाय इसी से रिप्लेस कर देता हूँ, बी के इंटू के फैक्टोरियल इंटू एक्स, जहाँ पे ए आर डॉट बी के इक्वल्स टू बी के इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। प्रूफ बहुत बड़ा है इसका, अभी तो हम पहुँचे ही नहीं है, आज आई थिंक हाफ स्टेप पे भी नहीं पहुँचे हैं, बट इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर जिनको मैथ्स का शौक़ है उन्हें मज़ा आएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। एफ के एक्स ये चीज़ आ गई हमारे पास। नाउ अब आप देखिए कि अगर इफ़ के इज़ लेस देन एन, के एन से छोटा है, के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, एफ को। सो एफ का जो डिफ्रेंशिएशन है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 0, 1, 2 से लेके 2n तक, यानी कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेके 2n तक। 0 का मतलब नो डिफ्रेंशिएशन, 1 का मतलब 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, इस तरीके से 2n का मतलब 2n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, 2n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। सो हम के जो f को है 2n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो अगर के की वैल्यू ऐसे छोटी होती है तब क्या होगा, इसको देखिए, अगर के की वैल्यू ऐसे छोटी होती है देन n माइनस के इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, के को मैं इधर लेके आ गया, सो n माइनस के इज़ ग्रेटर दैन 0। तो r की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से n तक जा रही है, यानी कि इसको हम देखते हैं कि 0 प्लस n माइनस के, 1 प्लस n माइनस के, 2 प्लस n माइनस के, डॉट डॉट डॉट, और ये जा रहा है लास्ट n प्लस n माइनस के तक, ठीक है। ये भी ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि और ये बाकी सब तो अपने आप ही ग्रेटर दैन 0 हो जाएंगे, यानी कि ये जो टर्म है ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि x क्या है यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा, और x 0 नहीं हो रहा, यानी कि x कहीं पे भी वैनिश नहीं हो रहा, x की पावर 0 हमें कहीं नहीं मिली। x की पावर 0 होते ही जो x की पावर 0 है वो कांस्टेंट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके, और वो x की टर्म, x वाली जो टर्म है वो वैनिश हो जाएगी। बट इस केस के अंदर जब k इज़ लेस देन n है,
इस केस में हम देखते हैं कि x जो है वो कहीं पे भी किसी r की किसी भी वैल्यू के लिए वैनिश नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है। k की वैल्यू लेस देन n है, इसका मतलब k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस केस के अंदर, n-1, क्योंकि k क्या है, खुद एक इंटीजर है 0 से लेके 2n तक। सो खुद एक अगर 0 से लेकर 2n तक पॉजिटिव इंटीजर है तो k की वैल्यू n से लेस है, तो k की मैक्सिमम वैल्यू है n-1। सो हम देखें फर्स्ट टर्म को देख लेते हैं, अगर k को n-1 ले लेते हैं, सो n प्लस r माइनस n-1, ओके, ये कट के क्या हो जाएगा n प्लस r माइनस n प्लस 1, n से n कट गया, r प्लस 1, तो x की पावर हमें क्या मिल रही है r प्लस 1, x की पावर r प्लस 1। अब r की पावर आप r जो है वो 0 से n तक वेरी करो, x की पावर क्या मिलेगी हमें, x की पावर 1, x की पावर 2 से लेके x की पावर n प्लस 1, यानी कि किसी भी केस में, यानी k इक्वल टू n-1 में किसी भी केस में हमारा जो x है हमारा वैनिश नहीं हो रहा है। अब x वैनिश नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ दिस इम्प्लाइज f k 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, वही x 0 जब हो नहीं रहा है किसी भी r के लिए इस केस में, तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 इस पूरे RHS को 0 कर देगा फॉर ऑल r, ओके। तो इस केस के अंदर इफ k इज लेस देन n विच इम्प्लाइज f की पावर k, f k 0 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारा रिजल्ट है। केस था हमारा सेकंड केस, इफ k इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 2n, क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 2n तक जा रही है। सो हमने क्या किया कि इस पूरे जो इंटीजर वाली टर्म है यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0, 1, 2 से लेके जो 2n तक है, उसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो 0 से लेके n-1 जो कि फर्स्ट केस में आ गया हमारे, और सेकंड में हम कर रहे हैं n से लेके 2n तक, जो कि हमारा एक सेकंड केस बना रहा है। फर्स्ट केस में हमने देखा कि f के 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k विच इज़ लेस देन n। सेकंड केस की बात करते हैं हम। सेकंड केस थोड़ा सा मुश्किल है, सो मैं आपको दिखा के बताता हूँ कि क्या होगा सेकंड केस में। इफ n इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 2n, इस केस में क्या होगा, हम ले लेते हैं k इक्वल्स टू n, k इक्वल्स टू n ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो चीज़, ये केस है, ये इसका पार्ट है, ओके। तो k इक्वल्स टू n मान लेते हैं हम। देन जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, f n x, k क्या है n के बराबर है, इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n बी n अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n प्लस r माइनस n, क्योंकि क्या है k इक्वल्स टू n है, n से n कट गया, ओके। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम, सो r इक्वल्स टू 0, ये क्या देगा हमें, अच्छा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कट गया, सो ये देगा हमें, हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, बी एन एक्स की पावर 0 प्लस बी एन एक्स की पावर 1 प्लस बी एन एक्स की पावर n, ओके। सो ये हमारा आ गया एफ एन एक्स। सो एफ एन 0 किसके बराबर होगा, ये तो क्या हो गया 1 हो गया, एक्स की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। सो बी एन प्लस 0 0 0 0, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी इक्वल्स टू 0, सो ये सब 0 हो गया। सो एफ एन 0 इक्वल्स टू 0, सॉरी बी एन विच इज़ एन इंटीजर। हमने बी एन क्या माना था कि एक इंटीजर, बी के को एक इंटीजर माना था। सो सारे जो भी सब के की जो भी सब स्क्रिप्ट है, यानी के की जो भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 2n तक, सब क्या हैं इंटीजर्स होंगे बी के। सो बी एन भी एक इंटीजर है, ओके। सिमिलरली अब देखिए सेकंड केस में क्या होता है, उससे आप एक जनरल चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर के को मैं लेता हूँ n+1, तब क्या होगा, तो हमारा एफ n+1 x, ये क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 0 टू n। अब अभी देखेगा ये वाला r है वो 0 से नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा अभी हम देखेंगे। b की पावर बी n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल की जगह हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, x की पावर n प्लस r माइनस k, सॉरी n+1 है ना, सो ये हो जाएगा n-1, ओके, n+1 माइनस माइनस, ओके, ये हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हो गई ये हो जाएगी r-1, x की पावर r-1। नाउ r को अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, सो हमें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या मिल रहा है x की पावर -1, ओके। तो ये x की पावर -1 अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, देन fn+1 0, ये क्या होगा, इसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारा r है इस वाली टर्म को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो नेगलेक्ट करने के लिए हम हमारा जो एक्सपेंशन है वो r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चलाएंगे, देन ये ट्रू हो जाएगा। सो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बी n+1 अपॉन n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल एंड x की पावर 1 - 1 0
प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, यानी यहाँ पे जो एक्स की पावर 1 होगी, फिर एक्स की पावर 2 होगी, एंड सो ऑन। सो ये जो है ये एफ एक्स चल रहा है फिलहाल। सो अब मैं अगर एफ एन प्लस वन एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ, देन हमें क्या मिलेगा, बी एन प्लस वन, और एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, एक्स की पावर 0 है 1 प्लस 0 0 0, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे वैनिश नहीं हो रही है, एक्स वैनिश नहीं हो रहा है, तो अगर एक्स को 0 रखते हैं तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस केस के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमारा जब केस एन प्लस वन है, सो एफ एन प्लस वन 0 हमें दे रहा है बी एन प्लस वन एक इंटीजर। इसको मैं लिख सकता हूँ सी एन प्लस वन, ओके, कोई कांस्टेंट है जिसका सबस्क्रिप्ट है एन प्लस वन इज़ एन इंटीजर। सो हम देख सकते हैं कि जब k की वैल्यू n हो रही है, n प्लस वन हो रही है, और कोई कुछ भी हो रही है, हमें हर केस के अंदर क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। सो मैं एक जनरल यहाँ पे रिजल्ट एस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि देन एफ के 0 इज इक्वल टू बी के फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज एन इंटीजर। इंटीजर क्यों होगा, अभी अभी हमने देखा क्योंकि के क्या है, एन से बड़ा है या एन के बराबर है। सो ये वाली जो टर्म होगी ये हमेशा क्या हो जाएगी, इंटीजर, और बी के क्या है, अपने आप में इंटीजर है ही। सो एफ के 0 क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में भी इंटीजर मिल रहा है क्योंकि 0 एक तो इंटीजर है ही, और सेकंड केस में भी हमें इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब इतनी लंबी कहानी करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो हमारा कैपिटल एफ एक्स था वो क्या था, हम क्या लेके चले थे इसे, एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ 4x, और इस तरीके से फाइनल क्या था, -1 की पावर n एफ 2nx, ये लेके चले थे। तो एफ 0 है वो क्या है, f0 माइनस एफ डबल डैश 0 प्लस एफ 40 प्लस -1 की पावर n एफ 2n0। ये एक इंटीजर है इक्वल टू 0, ये एक इंटीजर है, ये मतलब सब इंटीजर है। सो हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि k की वैल्यू कुछ भी हो, f0 क्या है, इंटीजर है, माइनस f0 f डबल डैश 0 भी इंटीजर है, जब प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो टर्म्स हैं ये सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इसका मीनिंग है और सबका जो मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होगा वो भी क्या है, इंटीजर होगा। सो ये जो पूरी की पूरी टर्म है या क्या है, एक्चुअल में एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। ऑलराइट, सो ये था हमारा एक पहला जो क्लेम था कि f0 जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और अभी हमने प्रूव कर दिया इतनी मेहनत के बाद में। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रूफ। पेन फिनिश हो गया, मैं दूसरा पेन यूज़ में ले रहा हूँ। ठीक, सो ये इंटीजर है, ये हम इसको प्रूव कर चुके हैं। हैंस प्रूफ लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड कि f0 इज एन इंटीजर। अब थोड़ा सा इजीनेस हो जाती है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मामला। सेकंड क्लेम क्या है, सेकंड क्लेम या फिर फर्स्ट क्लेम का ही पार्ट है कि एफ पाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये मुश्किल नहीं है, क्यों, देखिए एफ एक्स हमने क्या लेके चले थे, इसका भी हम प्रूफ कर देते हैं प्रूफ के तौर पे। एफ एक्स क्या लेके चले थे, एक्स की पावर एन ए माइनस बी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो एफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा, यही इस मैजिक है इस फंक्शन का। एफ पाई माइनस एक्स, पाई क्या है हमारा, ए अपॉन बी है ना। सो एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस एक्स की पावर एन ए माइनस बी पाई माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, पाई को मैं ए अपॉन बी से क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि रेशनल नंबर है। सो यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा ए अपॉन बी। ठीक है, इसको खोलिए, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स अपॉन बी की पावर एन, और ये हो जाएगा ए, बी से बी कैंसिल, माइनस का ए माइनस माइनस प्लस प्लस बी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इंटू, ये तो ये कट गया, और ये हो गया बी की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। बी एन से बी एन कट गया, हमें क्या मिल गया वापस, एक्स की पावर एन ए माइनस बी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। यहीं से तो लेके चले थे, एफ एक्स क्या लेके चले थे, यही था हमारा एफ एक्स।
सो एफ पाई माइनस एक्स भी क्या निकल के आया, यही निकल के आया। यही इस फंक्शन की ब्यूटी है कि एफ एक्स बराबर एफ पाई माइनस एक्स implies एफ एक्स इक्वल्स टू एफ पाई माइनस एक्स। ओके, सो एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एफ डैश पाई माइनस एक्स। एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर होगा, ये क्योंकि हम जब चेन रूल लगाएंगे तो इसको तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी फिर इस टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो माइनस का एक्स है तो इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन क्या हो गया माइनस का, सो ये हो जाएगा एफ डबल डैश पाई माइनस एक्स। सिमिलरली एफ फोर एक्स क्या होगा, देखिए जब ऑड है तो नेगेटिव साइन आ रहा है और जब इवन है तब पॉजिटिव साइन आ रहा है। सो जो भी इवन डिफ्रेंशिएशन है, इवन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वही चीज़ मिलेगी, एफ फोर पाई माइनस एक्स एंड सो ऑन। जिसे इसको अगर हम जनरल में लिखें एफ टू एन एक्स इक्वल्स टू एफ टू एन पाई माइनस एक्स, ये एक जनरल आ गया। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ पाई माइनस एक्स, ओके, माइनस एफ डबल डैश पाई माइनस एक्स प्लस एफ फोर पाई माइनस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन की पावर एन एफ टू एन पाई माइनस एक्स। एफ एक्स जो हमने लिया था, एफ एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, पाई माइनस एक्स रख दिया। ओके, सो ये चीज़ ट्रू है। और हम देख ही चुके हैं कि एफ टू एन पाई माइनस एक्स के बराबर है एफ टू एन एक्स के, यानी कि इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स डॉट 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 माइनस वन की पावर एन एफ टू एन एफ एक्स, सॉरी एफ टू एन एक्स। ओके, सो फॉर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, जब एक्स ज़ीरो रख दूंगा तो एफ पाई माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा पाई, और ये चीज़ क्या हो जाएगी वही एफ ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो, और ये जो था ये क्या था कैपिटल एफ ज़ीरो। और हम कुछ पहले प्रूफ कर ही चुके हैं कि एफ ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है। सो एफ पाई एक्चुअल में एफ ज़ीरो के ही बराबर है, और एफ पाई इक्वल्स टू एफ ज़ीरो इज एन इंटीजर। ओके, सो एफ पाई एफ ज़ीरो के बराबर है और वो क्या है, एक इंटीजर है। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, दिस इंप्लाइज कि एफ ज़ीरो प्लस एफ पाई इज एन इंटीजर, हैंस क्लेम वन। तो हमारा जो पहला क्लेम था वो हमने प्रूव कर चुके हैं। एफ जीरो एफ पाई के बराबर है, दो इंटीजर से दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। सो ये एक इंटीजर है। ये था हमारा क्लेम, ये तो अभी क्लेम वन ही था। क्लेम टू, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, कई लोगों ने तो वीडियो स्किप कर दिया होगा या छोड़ दिया होगा अब तक तो, बट जिनको अगर समझ में आ रहा होगा तो उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से हो सकता है मेरे पढ़ाने में भी थोड़ा सा, बताने के तरीके में थोड़ा सा बोरियत लगे आप लोगों को, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मुझे भी समझाने में मज़ा आ रहा है वीडियो को। क्लेम टू, एक इंटीग्रल है एफ ज़ीरो से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये एफ ज़ीरो प्लस एफ पाई के बराबर है, ये क्लेम है। ओके, कि ये इंटीग्रल इसके बराबर है। बहुत मुश्किल नहीं है ये वाला प्रूफ। पहला तो एक रिजल्ट कि एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, कैसे, सिंस एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ फोर एक्स प्लस माइनस वन की पावर एन एफ टू एन एक्स। ओके, सो एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर होगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो बार डिफ्रेंशिएट तो पहले ही हो रखा है, तो दो प्लस दो चार बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एफ फोर एक्स, ये हो जाएगा कट जाएगा, हाँ ये से कट जाएगा
देन ये हो जाएगा होगा हमारे पास f6x और फाइनली -1 की पावर n f2n प्लस 2x। ठीक है, इसको अगर लास्ट टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे सो 2n प्लस 2x हो जाएगा। ओके, सो f डबल डैश x प्लस fx। ठीक है, यानी इस वाले को इससे ऐड कर रहे हैं, तो इसको इससे ऐड कर रहे हैं, ये टर्म को एक बार के लिए भूल जाते हैं, ये माइनस का f डबल डैश x, ये प्लस का, तो ये इससे कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे जो भी आगे रहेगा। फाइनली ये टर्म भी क्या होगा, सॉरी ये टर्म कटेगा नहीं, ये टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। क्यों, f2 जो f है, f वो 2n डिग्री का एक पॉलिनॉमियल है, तो 2n प्लस 1 टाइम्स अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2n टाइम्स तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, और जब 2n प्लस 1 यानी एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। एंड देन जीरो को अगर हम 2n प्लस 2 यानी कि f2n मतलब कि f को हम 2n प्लस 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो को अगर वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। सो ये टर्म तो हो जाएगी जीरो, और इससे पहले जो भी टर्म होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। सो बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, यही बचेगा, सिर्फ तिवारी बचेगा, और तिवारी अपना ये है fx। ऑलराइट, सो एक तो ये चीज़ आ गई। हाँ, सो f डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, अब एक फंक्शन को आप देखिए, एफ एक्स साइन एक्स, एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एफ एक्स कॉस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप और देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है, मज़ेदार रिजल्ट आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स, देन प्लस एफ डैश एक्स कॉस एक्स, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स कॉस एक्स, देन कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस एफ एक्स साइन एक्स। ऑलराइट, एफ डैश कॉस एक्स से ये वाला कट जाएगा और हमें ये मिलेगा एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स प्लस एफ एक्स साइन एक्स। ओके, साइन एक्स को क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमन लिख के बाहर लिख रहा हूँ, प्लस एफ एक्स और ये हो गया साइन एक्स, और यहाँ से हमें पता ही है कि एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स के बराबर। सो ये जो फंक्शन है वो एक्चुअली किसके बराबर है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स साइन एक्स, इसका यूज़ इस्तेमाल करके मैंने यहाँ ये लिख दिया, और ये क्या है एक्चुअली इसके बराबर है, सो ये हो जाएगा एफ एक्स साइन एक्स। ऑलराइट, सो इस फंक्शन का इसका मतलब है डिफरेंशिएशन मतलब है एफ एक्स साइन एक्स। सो अगर मैं इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूँ 0 से पाई तक, सो मेरा ये हो जाएगा, मैं आर एच एस को पहले लिख रहा हूँ 0 टू पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू ये पूरा, क्योंकि एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, सो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारे पास यही जो इंटीग्रेंट है यही बचेगा। सो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एफ एक्स कॉस एक्स, जो कि होगा 0 से पाई। ओके, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, सो इन दोनों केस के अंदर ये वाली टर्म तो हो जाएगी गायब, और हमें बचेगा, पहले तो बचेगा एफ पाई कॉस पाई माइनस एफ 0 कॉस 0। कॉस पाई होता है माइनस का 1, सो माइनस माइनस प्लस एफ पाई, एंड ये हो जाएगा कॉस 0 होता है माइनस का 1। ये 0 कहाँ से आ गया भाई, अच्छा सॉरी, ये माइनस का है, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का। ओके, सो ये हो जाएगा एफ 0 कॉस 0 1। सो ये हमारा क्या निकल के आया, एफ पाई एफ 0, जो कि हमारा क्लेम 2 था। आप इसको आराम से देख लीजिए। सो हमने हमारा जो क्लेम 2 है उसको भी प्रूव कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो क्लेम सेकंड था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ पाई, इसको भी हम प्रूव कर चुके हैं। सो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि एफ 0 एंड एफ पाई एक इंटीजर है। हम इसको जो है फर्स्ट क्लेम जो हमारा था कि ये टर्म तो इंटीजर है, तो ये क्योंकि ये इसके बराबर है, सो ये भी एक इंटीजर है। सो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे किस तरीके का इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम प्रूव करेंगे यूजिंग दिस।
ओके, सो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या था, एक्स की पावर एन ए माइनस बी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। सो अगर हम ज़ीरो से पाई इंटरवल में देखते हैं, यानी कि हमारा अगर जो एक्स है वो ज़ीरो से पाई के बीच में हम लेते हैं, इस केस में ये जो एफ एक्स है ये क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि जब एफ ज़ीरो होगा इस केस में ये एक्स ज़ीरो हो जाएगा, सो एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और व्हेन एफ इक्वल्स टू पाई, पाई क्या है, ए अपॉन बी, सो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन बी, और आप एक्स की जगह ए अपॉन बी रखिएगा, देन अगेन आपको ज़ीरो ही मिलेगा। सो ये जो एफ एक्स है हमारा, ये ज़ीरो से ज़ीरो के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि ये अगर ये ज़ीरो है और ये पाई है, सो और वाई हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, सो वाई एक्सिस ये रहा, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये जो कर्व है एफ एक्स, जो ये वाला कर्व है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, जीरो से पाई इंटरवल के बीच में। सो इस वजह से ये जो हमारा एफ एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर हम एंड पॉइंट्स जो है हमारे, यानी जीरो एंड जो पाई है उनको इंक्लूड नहीं करती, देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ऑलराइट, सिंपल जो कैलकुलस है हम उसका यूज़ में लेके कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ज़ीरो इज़ लेस देन एस इज़ लेस देन पाई, और ऑब्वियसली साइन एक्स तो ग्रेटर देन ज़ीरो होता ही है फॉर ज़ीरो एक्स, यानी हमारा अगर एक्स जीरो पाई के बीच में है तो साइन एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन एक्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो इस वजह से जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वो जीरो से वन के बीच में होगी, सो दैट्स वाई साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। हम इनको लेस देन इक्वल टू शामिल नहीं करें, हम ओनली लेस देन वाला पोर्शन ले रहे हैं। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स साइन एक्स है वो होगा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन ये जो टर्म है ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर जीरो एक्स एंड पाई। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रैंड है हमारा ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और जो हमारी लिमिट्स है वो भी जीरो से पाई के बीच में जा रही है जो कि पॉजिटिव है। सो इस वजह से ये जो टर्म है ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रल है ये पॉजिटिव रहेगा, और साथ साथ में ये पॉजिटिव होने के साथ साथ इसकी वजह से क्या है, इंटीजर भी है। सो वी कैन से कि ज़ीरो से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, ग्रेटर देन जीरो है ये, ओके, एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन जीरो। ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। नाउ अब मैं ये लिख रहा हूँ कि ज़ीरो इज़ लेस देन क्या था, एक्स ए माइनस बी एक्स इज़ लेस देन पाई ए। कैसे, हमने जो हमारा लिमिट्स हैं वो क्या ले रखी है, जो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो से पाई के बीच में ले रखी है। अगर मैं इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स इज़ लेस देन पाई ए, ओके। सो अभी तो सिर्फ इस इनइक्वलिटी को देखते हैं, ए एक्स इज़ लेस देन पाई ए, ओके, इस वाली इनइक्वलिटी को देखते हैं। ए एक्स है वो पाई ए से लेस है, और अगर मैं, और जो बी एक्स स्क्वायर है, ओके, बी एक्स स्क्वायर एक नंबर है, बी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स क्या है, जीरो से पाई के बीच में कोई वैल्यू है तो वो भी पॉजिटिव है, सो बी एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। सो मैं, और ए एक्स तो पॉजिटिव है ही, सो पॉजिटिव नंबर में से मैं एक पॉजिटिव नंबर को घटाता हूँ तो वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन ए एक्स विच इज़ लेस देन पाई ए। सो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली इसको इस मिक्स करके लिख सकता हूँ कि ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन पाई ए। सो एक्स कॉमन ले लिया, ए माइनस बी एक्स इज़ लेस देन पाई ए, तो हमारी ये वाली जो चीज़ है फर्स्ट वाला ये ट्रू है। अब हम बात करते हैं इस इनइक्वलिटी की। सो मान लेते हैं कि जी एक्स है हमारा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स को अंदर लेके चला गया और उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस टू बी एक्स, ऑलराइट, एंड जी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का टू बी, विच इज़ बी के हमने क्या लिया था, याद हो तो पॉजिटिव इंटीजर लिया था, माइनस टू बी, तो इसको ये होगा लेस देन जीरो। तो हमें पता है, हम कह सकते हैं कि हमें लोकल मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, यानी कि इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन टू बी, यानी कि अगर हम एक ग्राफ फॉर्म करते हैं, ऑलराइट, सो और जी ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, एंड जी पाई की वैल्यू क्या होगी, जी पाई की वैल्यू भी होगी ज़ीरो, क्योंकि जी पाई का मतलब हो जाएगा ए अपॉन बी, और आप इसमें ए अपॉन बी पुट कर दीजिएगा, मैं नहीं करूँगा, आपको ज़ीरो ही मिलेगा यहाँ पर, ए डॉट ए अपॉन बी माइनस बी डॉट ए स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर। ओके, बी से बी कट गया, ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी, ये कट के हो जाएगा 0। ऑलराइट, तो जी पाई भी क्या है, अगर ये 0 है, ये हमारा एक्स है, तो ये हमारा वाई है। सो 0 से मान लीजिए ये पाई है, सो जी 0 की वैल्यू ये होगी एंड जी पाई की वैल्यू ये होगी। और जो जी डैश एक्स है वो क्या है, एक्स इक्वल टू 2 ए अपॉन 2 बी। तो यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं ए अपॉन 2 बी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक लोकल मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि जी एक्स भी क्या होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। तो जी एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि इस इंटरवल के अंदर, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी इस इंटरवल की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो वी कैन से दैट दिस इनइक्वलिटी इज ऑल्सो ट्रू। तो ये इनइक्वलिटी भी हम, ये ट्रू है। ओके, नाउ अब मैं कर रहा हूँ कि इस पूरे की पावर में n ले रहा हूँ। सो हमें मिल रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 0 की पावर n 0 ही रहेगा, x की पावर n a माइनस बी एक्स की पावर n इज लेस देन पाई a की पावर n। ओके, पावर n ले ली, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब पूरे को मैं n फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये क्या है हमारा fx। ओके, तो इस इनइक्वलिटी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारी fx की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और पाई a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल से छोटी है, हमेशा छोटी रहेगी इन इंटरवल फॉर 0x पाई। इस इंटरवल के लिए, इस पाई की इन वैल्यूज़ के लिए ये जो इनइक्वलिटी है वो ट्रू है। ऑलराइट, नाउ ये हो गया। साइन एक्स क्या है, 0 से 1 के बीच में है फॉर x, जो x है वो 0 से पाई के लिए। ओके, तो साइन x की वैल्यू 0 से 1 के इस इंटरवल के अंदर लाई करती है, जहाँ पे 0 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि fx साइन x जो होगा वो लेस देन होगा fx से, क्योंकि साइन x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है एंड 1 से छोटी है। तो ये fx से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये fx को क्या कर देगा, छोटा कर देगा fx की खुद की वैल्यू से। सो fx साइन x इज लेस देन fx। सो इस इनइक्वलिटी में हम एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि 0 इज, और हाँ, क्योंकि साइन x क्या है, पॉजिटिव है और fx भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वजह से, इस इनइक्वलिटी की वजह से fx साइन x इज ग्रेटर देन 0। सो हम यहाँ से एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि 0 इज लेस देन fx साइन x इज लेस देन fx इज लेस देन पाई a अपॉन n फैक्टोरियल, पाई a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, सो हमें ये मिल जाता है, ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, अब मैं इस पूरी इनइक्वलिटी में को इंटीग्रेट कर रहा हूँ dx के रेस्पेक्टिव फ्रॉम 0 टू पाई। ऑलराइट, सो यहाँ पे तो इसको कुछ भी करो क्योंकि 0 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी करो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये तो 0 का 0 रहेगा। इज लेस देन 0 से पाई fx साइन x dx। ओके, dx के रेस्पेक्ट में मैंने इसको किया, इज लेस देन 0 से पाई fx dx इज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल dx। ओके, इस पूरे जो इनइक्वलिटी है उसको 0 से पाई के बीच में पाई के में इंटीग्रेट कर दिया, और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पूरा सब कुछ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चल रहा है, तो साइन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है हमारा, ये रहा। सो 0 इज लेस देन f0 प्लस f पाई यूजिंग दिस। ओके, इज लेस देन ये 0 से पाई fx dx। इससे तो खैर कोई मतलब नहीं है हमें इससे मतलब है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई में तो ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई तो ये हो जाएगा पाई। सो इसको लिख सकता हूँ मैं पाई a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, सो अब हम अपना हमारे फाइनल स्टेज में पहुँच चुके हैं कि 0 इज लेस देन f0 प्लस f पाई इज लेस देन पाई a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, ये एक रिजल्ट है जो हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिसे हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। ओके, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो है इसको आप ध्यान से देखिए, पाई a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये होता है 0। ओके, यानी कि जो n फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू an से फॉर लार्ज n बड़ी होती है, यानी जो an है उसकी वैल्यू
एन फैक्टोरियल की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से डाइवर्ज होती है बजाय ए एन से, अगर हम एन फैक्टोरियल को लेकर चलते हैं। तो एट एन टेंस व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो है रेशियो है या फिर ये जो हम कह सकते हैं टर्म है, ये 0 पे टेंड कर जाती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अब, और हम अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ये पाई डॉट पाई की पावर एन ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इस तरीके से लिख सकते हैं। सो अगर हम एन की बहुत लार्ज वैल्यू ले लेते हैं, मतलब एन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, सो क्या होगा कि इसकी वैल्यू तो छोटी होती जाएगी। ओके, ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर होता है ए इंटू ए एन टाइम्स, और एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ओके, ये एन फैक्टोरियल होता है। ए क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारा ए एक इंटीजर है और कांस्टेंट इंटीजर है। ओके, तो ए तो हमारा फिक्स है, आप मुझे पर्टिकुलर कोई ए दीजिए वो फिक्स हो जाएगा देन। बट मैं एन को तो वेरी कर सकता हूँ। एन क्या है? हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन को तो मैं कितना ही ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो एक टाइम आएगा कि जब ये ए की पावर एन है, जो ये टर्म है, ये एन फैक्टोरियल से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए को ले लेता हूँ 10, ऑलराइट, और एन को ले लेता हूँ 100, सो ए की पावर एन क्या हो जाएगी? 10 की पावर 10, सॉरी 10 की पावर 100 ए की पावर एन, और एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 100 फैक्टोरियल। सो हम अगर कंपेयर करें तो ये हो सकता है कि, ये तो खैर बड़ी टर्म है, बट हो सकता है कि 10 की मतलब कि मैं चाहे कि एन की वैल्यू जो है उसको बहुत बड़ी बड़ी करके इसको, इस वाले जो रेशो है, ये जो रेशो है ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसको छोटा कर सकता हूँ क्योंकि ये टेंस टू 0 जा रहा है। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन मैं क्या कर सकता हूँ कि पाई ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल कैन बी लेस देन 1, यानी कि मैं इस टर्म को एक एन की वैल्यू ऐसी चूज़ कर सकता हूँ, बड़ी वैल्यू, जिससे कि ये जो टर्म है ये एन से, ये 1 से छोटी हो जाए, यानी कि मैं इसको 0 से 1, 0 1 वाला जो इंटरवल है उसके बीच में लाई करवा सकता हूँ इस टर्म को, अगर मैं एन की वैल्यू चूज़ कर सकता हूँ। एन के लिए मेरे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो अब यहाँ पे हमारा आ गया फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन। एन की प्रॉपर लार्ज वैल्यू के लिए मैं इस टर्म को 1 से छोटा कर सकता हूँ। सो इसका मीनिंग कि 0 इज़ लेस देन f0 प्लस एफ पाई इज़ लेस देन 1 फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन। एक बड़े एन के लिए ये इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या है? ट्रू है। और f0 एफ पाई क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि 0 नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। सो f0 एंड f प्लस एफ पाई इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो मुझे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताइए जो 0 से 1 के बीच में लाई करता हो। ओके, मतलब कि 0 1 इंक्लूडेड नहीं है और उनके बीच में एक पॉजिटिव इंटीजर हो f0 एंड एफ पाई। ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर ही नहीं लाई करता बिटवीन 0 एंड 1। हैंस ये इनइक्वालिटी क्या है एक्चुअल में? हैंस ये जो इनइक्वालिटी है अबव इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करती। बट ये होल्ड नहीं करती तो यहाँ, बट ये तो हम प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये ट्रू है। भाई हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके आए हैं, जो चीज़ मानी थी, और हमने ये रिजल्ट एस्टेब्लिश किया, बट ये रिजल्ट एक कैसा रिजल्ट है? एक फॉल्स रिजल्ट, एक गलत रिजल्ट पे आए हैं। तो हम इस गलत रिजल्ट पे क्यों पहुँचे? क्योंकि हमने जो हमारा पहला अजम्पशन था कि पाई इज़ अ रेशनल नंबर, वो गलत चूज़ कर लिया, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ऑलराइट, सो ये था पाई की इरेशनलिटी का प्रॉपर प्रूफ। ओके, सो देखिए कहाँ जाके हमें जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था मिला, कि हमने इसको क्लेम 1 से हमने क्या प्रूव किया कि ये इंटीजर है, क्लेम 2 से हमने क्या इसको इसके बराबर प्रूव किया, और क्लेम 2 हमें क्या बताता है कि ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव की वजह से ये जो टर्म है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हमने इस पॉजिटिव इंटीजर को 0 से 1 के बीच में लाई करवा दिया एन की वैल्यू अगर हम प्रॉपर्ली चूज़ करते हैं। सो तो एन के लिए हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इनफाइनाइट ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप एन की वैल्यू कितनी बड़ी चूज़ कर सकते हो। बट 0 से 1 के बीच में तो कोई इंटीजर लाई होता ही नहीं है। ओके, सो ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया इस वजह से कि हमने पाई इक्वल टू ए अपॉन बी माना था, यानी एक रेशनल नंबर को माना था। सो ये था पाई का प्रॉपर प्रूफ, निवेंस प्रूफ ऑफ पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो देखिए इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की थी निवेंस, जिन्होंने भी
रिजल्ट एस्टेब्लिश किया। हालांकि उन्होंने जो हिल्बर्ट जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम हिल्बर्ट ने ही इसको प्रूव किया था कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, उन्हीं के प्रूफ को क्या थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसको एस्टेब्लिश किया है, इस रिजल्ट को एस्टेब्लिश किया है। बट कितना ब्यूटीफुल प्रूफ है, कितनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि समझ के बाहर थी। सारी चीज़ें जो हम बेसिकली जो ग्रेजुएशन में जितनी मैथ्स हमने पढ़ी है वो सारी ग्रेजुएशन की मैथ्स हमने यूज़ में लेके, मतलब कोई भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको प्रूफ को ईजिली समझ सकता है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रूफ को निकाला होगा उन्होंने कहाँ तक की सोचोगी, किस लेवल की सोचोगी, एक फंक्शन को मतलब कि डिफाइन किया और फिर उससे एक और फंक्शन बनाया और फिर बहुत सारी इंटीग्रेशन पे पहुँचे, हमने डिफ्रेंशिएशन किया। सो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद पाई को हम एक जो नॉर्मल रिजल्ट है जो हम प्रूव करते हैं, हम जानते हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, और उसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ इस तरीके से हमने प्रूव किया। दूसरे प्रूफ्स भी हैं बट वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ्स हैं, सो उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। यही प्रूफ अपने आप में थोड़ा सा हैवी था। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आप मैथ को पढ़िए, मैथ को पढ़ाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसकी ब्यूटी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मैथ्स को और जाने, मैथ्स से डरे नहीं। हालांकि खुद जो टॉपिक था ये काफ़ी डरावना सा था, बट अगर इसको समझा जाए तो बहुत इन्जॉय करके भी इसको समझा जा सकता है, बहुत इन्जॉय करके भी। मतलब कि इतना, ये शायद से 1 घंटे भर का लेक्चर हो गया होगा, बट ये घंटे भर का लेक्चर जो था वो भी काफ़ी इन्जॉय, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसको बताने में, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि इस प्रूफ को मैं आप लोगों को समझाऊं। क्योंकि जब खुद कोई चीज़ समझ में आती है जब आपको, तो आप चाहते हो कि आप दूसरों को भी उस चीज़ बता पाओ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। तो जैसे रिचर्ड फीमेन कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को, मतलब किसी टॉपिक को दूसरे व्यक्ति को ईजी वे में नहीं समझा पाते, तो इसका मतलब आप खुद उस टॉपिक को नहीं समझे। तो मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या मैं आपको ये चीज़ समझा पा रहा हूँ ईजिली। तो अगर आपको समझ में आया तो मैं इस चीज़ में सफल हो पाया हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये पाई की रेशनलिटी है, वो मुझे खुद को समझ में आई है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे सजेशन दीजिए कि क्या किस टॉपिक, किन टॉपिक्स में मैं और वीडियोज़ बना सकता हूँ। और हमें लेक्चर सीरीज़ तो चली रही है, बाकी जो NCERT की लेक्चर सीरीज़ है, तो क्योंकि अभी नया मैंने शुरू किया है। सो अभी शुरुआत में TGT यानी कि 10th के यानी 11th के टॉपिक्स लेके कर रहा हूँ। दैन फिर मैं ग्रेजुएशन वाली मैथ्स पे भी जाऊँगा, कंपटीशन वाली मैथ्स को भी सोच रहा हूँ कि मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। सो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप खुद इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो बटन है उसको बताइए, ताकि जो नए वीडियोज़ हैं उन पर आप अपडेटेड रहें। एंड कीप डूइंग मैथ्स। बाय।